मैं दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 9 फिजिक्स से आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स लेकर के आ गए हैं। इस चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसे शॉर्ट में एनएलएम भी बोला जाता है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। आइए बच्चों इन एग्जांपल्स को या फिर इन जो भी न्यूमेरिकल्स हमारे पास हैं इनको सॉल्व करते हैं। इन क्वेश्चंस को करने के बाद में आप लोग एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन अगर उठा के देखेंगे और उसको करने की कोशिश करेंगे तो मैं इतने कॉन्सेप्ट्स आपको आज पढ़ा दूंगा जिससे आपसे वो क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। मैं रेफरेंस बुक की यहाँ पे बात नहीं करूंगा, कुछ नेक्स्ट लेवल जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट लेवल पढ़ने के बाद ही हो पाते हैं, इसीलिए मैं आपको बहुत बेसिक से बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रूशियल जो पॉइंट्स हैं वो आपको बताने जा रहा हूं। अब ध्यान से आपको सुनना है कि इन न्यूमेरिकल्स को जो एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं, जो इजी न्यूमेरिकल्स हैं या बच्चे जिनको टफ मान लेते हैं वो न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले कुछ थ्योरी पढ़ाऊंगा क्योंकि वो थ्योरी आप लोगों को हल्की फुल्की आनी चाहिए, कुछ फॉर्मूलाज आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। तो चलो सबसे पहला जो फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे वो कौन सा है उसको देखते हैं। तो आप लोगों को एक फॉर्मूला समझ लेना है कि जो फोर्स होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और यही न्यूटन का सेकंड लॉ है, क्योंकि न्यूटन के फर्स्ट लॉ पे कोई भी न्यूमेरिकल इतना अच्छा खासा नहीं बन सकता है। न्यूमेरिकल बनता है तो कहां से? न्यूटन के सेकंड लॉ से और न्यूटन के थर्ड लॉ से। जो थर्ड लॉ ये कहता है कि एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होगा, लेकिन सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ ये कहता है कि जो फोर्स होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा, और जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। क्लियर है? कई बार फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ाने का काम करता है या कई बार फोर्स उस स्पीड को डिक्रीज करने का काम करता है। अगर फोर्स उसको डिक्रीज करने का काम करता है तो हम कहेंगे कि फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तभी वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, उसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी और थोड़ी देर के बाद में वो रुक जाएगा। लेकिन कई बार हम ये कहते हैं कि फोर्स क्या कर रहा है, उसी ऑब्जेक्ट की उसी मोशन के डायरेक्शन में ही लगाया जा रहा है, तो एक्सेलरेशन भी फोर्स के डायरेक्शन में ही पैदा होगा। यही न्यूटन का सेकंड नियम कहता है, और ये कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही क्या है? फोर्स है। देखो सबसे पहले आप लोगों को मोमेंटम को समझना होगा। मोमेंटम बड़ा आसान है। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। यहां से हम दो फिजिकल क्वांटिटीज ले रहे हैं, एक मास ले रहे हैं और एक वेलोसिटी। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहां से एक नई फिजिकल क्वांटिटी निकल करके आती है जिसे कहा जाता है मोमेंटम। मान लेते हैं कि आपको मोमेंटम कैलकुलेट करना है और मास आपको दे रखा है 10 kg। क्या दे रखा है? 10 kg। और वेलोसिटी दे दी आपको 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब कुल मिला के बात यह है कि 10 किलो की बॉल या 10 किलो का कोई मास है, 10 केजी का कोई मास है, वो 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो उस बॉडी के अंदर क्या आ चुका है? मोमेंटम आ चुका है। मोमेंटम मतलब मास इंटू वेलोसिटी। अब आप यहां से देखेंगे तो जो मोमेंटम आएगा वो आएगा 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो यहां से जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड है ये आपकी क्या हो जाएगी? एसआई यूनिट हो जाएगी। एसआई यूनिट हो जाएगी किसकी? मोमेंटम की। जो मोमेंटम की एसआई यूनिट होगी वो आपकी क्या होगी? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और मोमेंटम का जो सिंबल है वो होता है पी, तो मोमेंटम को पी से दिखाया जाता है। तो मोमेंटम आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब यहां से बात चल रही है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब मोमेंटम के चेंज होने की रेट। तो मोमेंटम में चेंज देखते हैं, मतलब डेल्टा पी। मोमेंटम में चेंज देखते हैं डेल्टा पी। डेल्टा पी का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम। देखो बच्चों मोमेंटम में चेंज हो जाता है। मोमेंटम में चेंज कैसे होता है? देखो मोमेंटम जो है वो मास और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो मोमेंटम में चेंज मास में चेंज होने से भी चेंज हो सकता है और वेलोसिटी में चेंज होने से भी चेंज हो सकता है। क्लियर है? कई बार क्या होता है कि यहां से मास तो आपका लगभग 9th क्लास के अंदर क्या रहता है? फिक्स रहता है ना, मास कभी चेंज नहीं होता। आपके 9th क्लास के जो न्यूमेरिकल्स हैं अगर मोमेंटम पे है तो आपको वो मास क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, मास नहीं बदलेगा। तो बदलने वाली क्या चीज है? बदलने वाली है वेलोसिटी। अब आप जानते हैं, मान लेते हैं यहां पे कोई बॉक्स है m मास का, और आपने उसके ऊपर F फोर्स लगा दिया है। पहले ये रेस्ट में था, पहले ये किसमें था? रेस्ट में, ठीक है। और थोड़ी देर के बाद में जो m मास है, F फोर्स लगाने से उसने क्या वेलोसिटी गेन कर ली? v वेलोसिटी गेन कर ली। आपने फोर्स लगाया तो जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे उस डायरेक्शन में क्या मिलेगी? उसे क्या मिलेगा? उसे मोशन मिलेगा या फिर उसे एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में मिलेगा। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? तो यहां से तो जो एक्सेलरेशन है और फोर्स की डायरेक्शन आपको मिल चुकी है, तो
कुछ समय के बाद में, टी टाइम के बाद में जो मोमेंटम बन चुका है वो चेंज हो चुका है, जो मोमेंटम है वो चेंज हो चुका है। बिकॉज क्यों चेंज हुआ? क्योंकि यहां पे तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। तो आप यहां से मोमेंटम में चेंज निकालेंगे तो आप क्या यहां से इनिशियल मोमेंटम को लिख सकते हैं? जी बिल्कुल, आप इनिशियल मोमेंटम को लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे इनिशियल मोमेंटम को? m इंटू यू, मास इंटू वेलोसिटी। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम u 0 हो जाने की वजह से इनिशियल मोमेंटम भी क्या है, 0। लेकिन अगर आप फाइनल मोमेंटम को कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, mv। कितना मिल जाएगा, mv। ठीक है, अब देखो यहां से चेंज इन मोमेंटम तो समझ में आ गया, कि चेंज मोमेंटम कैसे निकालेंगे, डेल्टा पी कैसे निकालेंगे, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, मतलब mv माइनस 0। इसका मतलब कितना आया, mv। मतलब डेल्टा पी कितना आ चुका है बच्चों, mv आ चुका है। क्लियर है? तो इतना तो समझ में आ गया कि चेंज इन मोमेंटम तो इसे कहते हैं कि मोमेंटम में कितना चेंज हुआ है। क्लियर है? इसे कहते हैं चेंज इन मोमेंटम। अब हो सकता है कि ये रेस्ट पे हो उस वक्त, और हो सकता है कि ये रेस्ट पे ना हो। अगर नहीं होगा रेस्ट पे तो mv माइनस mu बन जाएगा, और अगर रेस्ट से शुरू हुआ है तो ओनली mv बन जाएगा। क्लियर है? तो बात ये करते हैं कि चेंज इन मोमेंटम तो आप देख चुके हैं, लेकिन आपको देखना है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या देखना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब मोमेंटम के चेंज होने की रेट क्या है? क्या मोमेंटम फास्ट चेंज हो रहा है, क्या मोमेंटम स्लो चेंज हो रहा है? क्लियर है? अगर मोमेंटम स्लो चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे मोमेंटम के चेंज होने की रेट क्या है, स्लो। और मोमेंटम अगर फास्ट चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे मोमेंटम के चेंज होने की रेट क्या है, फास्ट है। लेकिन मोमेंटम के चेंज होने की रेट है क्या, फोर्स, वही फोर्स है। क्लियर? तो डेल्टा पी हो चुका है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो आपको ये समझना है कि जो फोर्स होगा वो होगा डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। क्या होगा? डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। मतलब जितना मोमेंटम में चेंज है उसको ऊपर लिखो, जितना टाइम में चेंज है उसको ऊपर लिखो। क्लियर है? तो मोमेंटम में चेंज, अगर आप यहां से u इसको 0 ना लें, अगर आप इसको u 0 ना लें तो मान लेते हैं कि शुरुआत में किस वेलोसिटी से चल रहा था, u वेलोसिटी से। अगर आप देखो बच्चों यहां 0 नहीं लेंगे तो ऑटोमेटिकली यहां क्या आ जाएगा, mu आ जाएगा। तो ऑटोमेटिकली यहां क्या बन जाएगा, p इनिशियल mu। ये क्या बनेगा, mv। तो यहां पे क्या आ जाएगा, mu। तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, mv माइनस mu। समझ में आ रही है बात? अगर 0 है तो 0 है, इट्स ओके। ठीक है, तो डेल्टा पी आप लिखेंगे mv माइनस mu अपॉन टी समय में काम हुआ है। ये सारा काम किस समय में हुआ है, टी टाइम इंटरवल है। डेल्टा टी मतलब टाइम का इंटरवल। क्लियर है? तो टाइम जब देखा होगा आपने, वो प्रोसेस लगाना, फोर्स लगाना शुरू किया होगा, तो आप उसे टाइम को 0 ही मानेंगे। क्लियर है? तो 0 मानेंगे तो 10 सेकंड के बाद में जो टाइम इंटरवल आएगा वो 10 सेकंड आ जाएगा। क्लियर? तो यहां पे क्या आ जाएगा, टी। अब आप थोड़ा देखो इसको ध्यान से लिखेंगे तो m कॉमन आ सकता है, यहां क्या बच जाएगा, v माइनस यू अपॉन में क्या आ जाएगा, टी। अब आप देखिए ध्यान से कि v माइनस यू अपॉन टी को तो आप जानते हैं पहले से। क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी? ये होता है वेलोसिटी में वेलोसिटी में चेंज होने की रेट। v माइनस यू अपॉन टी को क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी में चेंज होने की रेट। और वेलोसिटी में चेंज होने की रेट ही क्या कहलाती है, एक्सेलरेशन। तो ma बन जाएगा। यहां से जो फॉर्मूला है बच्चों को क्या बन जाएगा, ma। तो बस ये छोटा सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। अब मैं बात बताता हूं आपको मोमेंटम कंजर्वेशन की, क्योंकि ये जितने भी न्यूमेरिकल्स में लेकर के आया हूं, जितने भी आपके एग्जाम्पल में हैं, एग्जाम्पलर में हैं, या फिर जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो आपके इन फॉर्मूला बेस्ड, इस थ्योरी बेस्ड ही बनेंगे। और जैसे मैंने लिख रखे हैं वैसे ही क्वेश्चन आप लोगों के पास वहां मिलने वाले हैं, इसलिए ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। आप लोगों को बस कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे ग्रास्प करना है और उसको अप्लाई करना सीखना है। फिजिक्स में जो थ्योरी है बड़ी आसान लगती है, लेकिन जब क्वेश्चंस करने लगते हैं तो क्वेश्चन में ये समझ नहीं आता है कि लगाना क्या है, करना क्या है, पूछा क्या है, दिया क्या है। क्लियर? तो बात करते हैं यहां से मोमेंटम कंजर्वेशन की। क्या बात करते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन की। देखो भैया मोमेंटम कंजर्वेशन क्या बोलता है, मोमेंटम कंजर्वेशन ये बोलता है कि अगर आप लोगों को मोमेंटम पता है तो कंजर्वेशन पता चल जाएगा, ये बोलता है। मतलब मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मतलब मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मोमेंटम कंजर्व रहने का मतलब क्या है, मोमेंटम कंजर्व रहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि यहाँ पे एक बॉल थी m2 मास की और ये बॉल थी m1 मास की। मान लेते हैं ये v वेलोसिटी से v1 वेलोसिटी से आ रही है या u1 वेलोसिटी से आ रही है। ठीक है, मान लेते हैं ये u1 वेलोसिटी से आ रही है, ये किस पे है, रेस्ट पे है। ठीक है, अच्छा तो यहां पे क्या होगा, यहां पे जो टोटल बॉडी का, टोटल सिस्टम का जो मोमेंटम इनिशियल फेज में होगा, जो मोमेंटम इस इनिशियल फेज में होगा वही मोमेंटम आफ्टर कोलिजन होगा। कोलिजन होने के बाद में ये m1 है किसी वेलोसिटी से चलने लग गया और m2 भी किसी वेलोसिटी से चलने लग गया। क्लियर है? होता है ऐसा कि हाँ यहां आई, यहां पे इसके टकराई तो ये भी कुछ चलने लगी और ये भी कुछ चलने लगी। मतलब अभी भी
अभी भी इस सिस्टम का मोमेंटम, या ऐसा कर लो इसे रेस्ट में ना लेके आप U2 ले लो, रेस्ट में ना लेकर के इसे U2 ले लो और U1 क्या कर दो, U2 से क्या कर दो, ज्यादा कर दो, U1 क्या कर दो, U2 से ज्यादा। अगर आप U1 U2 से ज्यादा कर दोगे इनिशियल फेज में, जो आप देख रहे हो बिफोर कोलिजन जो इमेज देख रहे हो, उसमें अगर आपने U1 U2 से ज्यादा कर दिया है, तो U1 U2 से ज्यादा होने की वजह से ये जो M1 मास होगा थोड़ी देर के बाद में इस पे क्या करेगा, कोलाइड करेगा, और कोलाइड करने के बाद इस पे क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, फोर्स वो खुद भी झेलेगा, इसे भी देगा, तो फोर्स थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा और थोड़ा बहुत इसे मिलेगा, हो सकता है ये रुक जाए, हो सकता है थोड़ी देर बाद में रुके, हो सकता है कि ये चलती रहे, ये रुक जाए, ये चलती रहे, बहुत सारी चीजें हो सकती है। लेकिन अपने को उससे कोई मतलब नहीं है, अपने को ये समझना है कि कोलिजन चाहे इलास्टिक हो चाहे एनालास्टिक कोलिजन हो, वो आपकी 11th में आता है, 9th क्लास के बच्चों, आपके जो 11th होती है उसमें आपके बताया जाता है, एनकेसी लेवल पर हम पढ़ा देते हैं इलास्टिक एनालास्टिक कोलिजन। लेकिन आप लोगों को हमेशा इलास्टिक कोलिजन ही मानना है, और इलास्टिक हो चाहे एनालास्टिक कोलिजन हो, दोनों टाइप के कोलिजन के अंदर क्या होता है, जो मोमेंटम होता है पूरे सिस्टम का, वो कंजर्व रहता है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं, ये तो आपस में कोई इंटरनल फोर्स थी, बस उसके बाद में टकरा गए, तो टकराने के बाद में जो मोमेंटम होगा वही क्या रहेगा, पहले वाले मोमेंटम के इक्वल रहेगा। अब मुझे बताओ पहले वाला मोमेंटम कैसे निकालोगे, बड़ा आसान है, पहले वाला मोमेंटम निकालना बड़ा आसान है, क्या है M1U1 और क्या है M2U2, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपको इनिशियल मोमेंटम मिल जाएगा। अच्छा, फाइनल मोमेंटम आप कैसे निकालोगे, अरे भैया बहुत आसान है, M1V1 प्लस M2V2। तो क्या कहना चाहता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहना चाहता है कि जो इनिशियल मोमेंटम होता है पूरे सिस्टम का, वही मोमेंटम फाइनल होता है, मतलब M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल्स टू M1V1 प्लस M2V2। बस इसके अंदर एक कंडीशन है बच्चों, इसके अंदर कंडीशन है कि U1 U2 V1 एंड V2 विद साइन लिए जाएंगे, अगर आपने इस डायरेक्शन को क्या माना हुआ है, पॉजिटिव, तो इस डायरेक्शन को आप क्या मानेंगे, नेगेटिव। टक्कर के बाद ये भी तो हो सकता था कि इस डायरेक्शन में आने लगे, ये इससे कोलाइड हुई, टक्कर के बाद ये भी तो हो सकता था कि इस डायरेक्शन में आने लगे, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। इसलिए हमने अगर राइट हैंड पे पॉजिटिव मान लिया है साइन, तो लेफ्ट हैंड पे जो वैल्यूज जो आएंगी, मतलब अगर कोई वैल्यू नेगेटिव आ गई है, तो हम कहेंगे कि भैया वो आगे नहीं जा रही है, वो कहां आ रही है, पीछे आ रही है। आई होप सो ये आपको समझ में आया होगा। बस मैं इन्हीं फॉर्मुलाज का यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यूज करूंगा और बहुत सारी चीजें आपको समझाने जा रहा हूँ। अब हो जाइए रेडी आप लोग क्वेश्चंस करने के लिए। इतना न्यूमेरिकल्स जो है वो न्यूमेरिकल्स करने के लिए जो इतना नॉलेज मैंने आप लोगों को दिया है, इतना मोर देन सफिशिएंट है। आपसे क्वेश्चंस बनने लगेंगे, अच्छे खासे क्वेश्चंस बन जाएंगे, कोई लोड नहीं है, ठीक है। तो बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सॉल्यूशन की, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को अच्छे से, चलो बढ़िया। A force of 15 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg। अरे वाह, एक फोर्स दे दिया आपको, कितना फोर्स दे दिया आपको, 15 न्यूटन का, और मास कितना दे दिया, 5 kg। क्या पूछ लिया, एक्सेलरेशन पूछ लिया। तो बहुत आसान है, क्या होता है भैया, F इज इक्वल्स टू ma। अभी सेकंड लॉ में क्या पढ़ा है, F इज इक्वल्स टू ma। तो F कैलकुलेट करने के लिए, अच्छा F तो गिवन है अपने को, F गिवन है, क्या कैलकुलेट करना है अपने को, A कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, A मतलब एक्सेलरेशन, ठीक है। तो m कितना है, 5 इंटू a, तो a वहीं रह जाएगा, इंटू की चीज कहां आ जाती है, डिवाइड में आ जाती है। तो डिवाइड में आने के बाद कितना आ जाएगा, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया आपका पहला f इज इक्वल्स टू ma बेस्ड न्यूमेरिकल। f इज इक्वल्स टू ma बेस्ड न्यूमेरिकल, बहुत ही आसान, बहुत ही इजी। तीन चीजें होती है फॉर्मूले में, तीन चीजें होती है, आपको हमेशा कोई दो देगा, एक पूछेगा। फॉर्मूले में तीन चीजें हैं, तीन टाइप के वेरिएबल्स हैं, कोई भी दो देगा, एक पूछेगा। हो सकता है वो आपको f और m दे दे, इस क्वेश्चन की तरह a पूछ ले, हो सकता है m और a दे दे तो उसे f ही पूछना पड़ेगा। और अगर वो f और a देता है, तो उसे m ही पूछना होगा, कंफर्म वो m पूछेगा। क्लियर। बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल रहा है कार ऑफ मास 100 kg इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, डायग्राम बना लेते हैं जैसा बनता है, जैसी चित्रकारी है आप लोगों की, मेरी कुछ खास नहीं है, आप लोग जैसी भी कार बना सकें बना लीजिए। ठीक है, जैसी भी आप लोग कार बना सकते हैं बना लीजिए। कार है कितने की भैया, 1000 kg की कार है आपकी, 1000 kg की कार है। ठीक है, बचपन में बड़ी ठीक हुआ करती थी, लेकिन अभी ये सब नहीं है, जो भी है देख लीजिए आप। कार ऑफ मास 100 kg इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। ये भैया अभी 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है, 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है। कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द कार। अच्छा, कार को रोकना है।
अब कार को रोकना है तो इसके धक्का मारने से तो कार रुक नहीं सकती। आप खुद दिमाग तो लगाओ थोड़ा सा कि कार अगर चल रही है उसके धक्का और मार रहे हो, रुक जाएगी क्या? वो कहां से रुकेगी? दीवार के आगे लग के रुक जाए तो बात अलग है, बाकी तो पीछे ही फोर्स लगेगा भैया, सोचो पीछे ही फोर्स लगेगा। ठीक है, और कार को रोकने की कंडीशन भी दे दी, 5 सेकंड में कार रुक जानी चाहिए। अरे वाह, 5 सेकंड में कार रुक जानी चाहिए। अभी कार की क्या कंडीशन है? 1000 किलो की है, 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है, बहुत अच्छी खासी स्पीड होती है 20 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में 20 मीटर। ठीक है, तो फोर्स चाहिए इसको, रिटार्डेशन चाहिए, मतलब जो डीएक्सेलरेशन है प्रोड्यूस्ड है वो चाहिए। चलो ठीक है, फोर्स निकालते हैं, क्योंकि फोर्स निकालते हैं, फोर्स निकालने के बाद तो मामला बैठ जाएगा, क्योंकि मास गिवन है तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन मतलब नेगेटिव आएगा, मतलब रिटार्डेशन है। क्लियर है? तो F इक्वल्स टू ma लगा के हम इसको सोल्व करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इसमें क्या कैलकुलेट करेंगे? हम सबसे पहले ये कैलकुलेट करेंगे कि F कितना है। अच्छा, F इक्वल्स टू ma का दूसरा फॉर्म, F इक्वल्स टू ma का दूसरा फॉर्म क्या था? डेल्टा P बाय डेल्टा T, डेल्टा P बाय डेल्टा T। क्लियर है? समझ में आ रही है आप लोगों को? डेल्टा P बाय डेल्टा T। ठीक है, तो डेल्टा P क्या होगा? P फाइनल माइनस P इनिशियल। क्या होगा भैया? P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन T। T कितना है? 5। T तो 5 है, समझ में आ रहा है? 5 सेकंड गिवन है तो T तो गिवन है। ठीक है, एक काम करते हैं बच्चों, फाइनल मोमेंटम निकालते हैं। अरे क्या निकालोगे फाइनल मोमेंटम? फाइनल मोमेंटम तो जीरो होगा, क्योंकि वो रुक गई ना जाकर के। नहीं रुकी क्या? बोलो, फाइनल मोमेंटम तो जीरो है ना भाई, जीरो। क्यों? क्योंकि फाइनल वेलोसिटी तो जीरो ही होनी है ना। जब गाड़ी रुक जाएगी, जब गाड़ी रुक जाएगी आपकी, तो ये तो जीरो हो चुकी है, इसकी फाइनल वेलोसिटी तो क्या हो चुकी है? जीरो हो चुकी है, तो ये तो रुक गई है। ठीक है, अच्छा P इनिशियल कैलकुलेट करते हैं। P इनिशियल क्या हो जाएगा भैया? 1000 इंटू 20, क्योंकि वो 1000 किलो का था और 20 से चल रहा था, तो 20,000 आपका P इनिशियल आ चुका है। ठीक है, अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? अब आपको फोर्स कैलकुलेट करना है। तो फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? P फाइनल माइनस P इनिशियल, मतलब 0 माइनस 20,000, 0 माइनस 20,000 मतलब माइनस 20,000। क्लियर? अपॉन का 5, तो माइनस का 20,000 अपॉन का 5, 5 ने कट किया 20 को, माइनस के 4 टाइम, माइनस का 4000 न्यूटन का फोर्स लगाना होगा, माइनस का 4000 न्यूटन का फोर्स लगाना होगा, तभी मामला यहां से रुक सकता है। माइनस में क्यों आया है? क्योंकि इस डायरेक्शन को हमने प्लस लिया है, वेलोसिटी में इस डायरेक्शन को हमने प्लस लिया है, तो ऑटोमेटिकली जो फोर्स आ रहा है वो माइनस में आ रहा है। अच्छा, अब क्या लगा देंगे? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या लगा देंगे? डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर देंगे, F बाय m। F इक्वल्स टू ma था ना, तो a क्या हो जाएगा? F बाय m। F कितना है? माइनस का 4000 और m कितना है? 1000, तो कितना आ गया? माइनस का 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना आ चुका है बच्चों? माइनस का 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस में क्यों आया है? क्योंकि देखो डीएक्सेलरेशन पूछ रहा है, डीएक्सेलरेशन का मतलब दूसरा मीनिंग होता है रिटार्डेशन। दो क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, बहुत ही इजी वे में हमने ये क्वेश्चंस किए। जो थ्योरी आपको समझाई उसी पे बेस मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, होप सो समझ में आ रहा होगा। बने रहिए, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी मैं लेकर के यहाँ पे आया हूं, धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, तो थर्ड क्वेश्चन में बोलता है A bullet of mass 0.02 kg is fired with a velocity of 100 मीटर पर सेकंड। एक बुलेट है जो है 0.02 kg की, जिसे फायर किया गया है गन से, 100 मीटर पर सेकंड से वो गोली निकली है, और मास गन का 5 kg है, तो गन पीछे जाएगी। देखो न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर किसी एक्शन फोर्स के पास में इक्वल रिएक्शन है, लेकिन वो बस ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब यहां से अगर अपन गन बना लेते हैं, अगर अपन यहां से क्या बना लेते हैं भैया? गन बना लेते हैं, तो गन में से जो गोली निकलेगी, जो गन में से जो गोली निकली है, वो गोली कितने स्पीड से निकली है? 100 मीटर पर सेकंड से। गन का मास m1 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? 5 kg। बुलेट का मास m2 ले लेते हैं, 0.02 kg। ठीक है, अब ये गोली तो 100 मीटर पर सेकंड से निकली है, लेकिन जो पीछे की वेलोसिटी है गन की वो हमें पता नहीं है, तो उसको क्या मान लेते हैं? v मान लेते हैं। अब आप मुझे बताओ, यहां पे हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं क्या? जी बिल्कुल मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। जो पहले मोमेंटम था, जो पूरे सिस्टम का, जो बुलेट का और गन का जो पहले मोमेंटम था, पहले क्या था मोमेंटम? पहले मोमेंटम जीरो था, बिकॉज पहले ट्रिगर नहीं दबा था। ट्रिगर नहीं दबा था तो गोली आगे नहीं गई थी, गन पीछे नहीं गई थी। ट्रिगर जैसे ही दबा, गोली आगे गई, बुलेट आगे गई, गन पीछे गई, मतलब जो मोमेंटम शुरू में था वही मोमेंटम रहना चाहिए, मतलब फाइनल मोमेंटम जीरो करना है। अरे भाई फाइनल मोमेंटम जीरो करना है, बिकॉज इनिशियल मोमेंटम यहां पे क्या है? जीरो। सो फाइनल मोमेंटम भी क्या होगा? जीरो होगा। और फाइनल मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था? m1 v1 प्लस m2 v2 क्या करना है? जीरो करना है। इस बात को समझ लो,
ऐसे क्वेश्चंस पे पार पानी है, ऐसे क्वेश्चंस पे पार पानी है, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन वाले क्वेश्चंस करने हैं तो क्या करना है, इनिशियल मोमेंटम जीरो है तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो होगा, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम होते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन यही कहता है। तो m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2, तो m1 कितना है भैया, m1 है आपका 5, v1 तो पता नहीं, v लिया है हमने, ठीक है, प्लस m2 कितना है 0.02 और v2 कितना है 100। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। तो यहां से 5v, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, इसको सोल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा इक्वल टू 0, तो v इज इक्वल्स टू माइनस का 2/5, कितना आ जाएगा, v इज इक्वल्स टू माइनस का 2/5, तो माइनस का 2/5 मीटर पर सेकंड। अब देखो माइनस में आया है, माइनस में आया है, इसका मतलब पीछे की ओर इस पे वेलोसिटी आएगी, पीछे की ओर आएगी, तभी ये रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन मानी जाएगी। होप सो यहां से ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि फोर्स ऑफ 200 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास 50 केजी। ये बोल रहा है भैया कि जो एक फोर्स है 200 न्यूटन का, एक फोर्स है 200 न्यूटन का, वो एक बॉडी पे लगा है, 50 किलो की बॉडी है, 50 किलो की बॉडी है, उस पे ये फोर्स लगाया गया है, ठीक है, लगाया गया होगा। इफ द बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, बॉडी तो रेस्ट पे थी, शुरू में तो बॉडी रेस्ट पे थी, ठीक है भाई, रेस्ट पे थी तो लगाया गया होगा। तो 50 केजी है तो 50 केजी यहां लिख देते हैं, 200 न्यूटन है तो 200 न्यूटन का फोर्स दिखा देते हैं और यू कर देते हैं इसका 0। कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकंड, 4 सेकंड के बाद में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 4 सेकंड के बाद में, 4 सेकंड के बाद में इसकी वेलोसिटी क्या होगी ये पूछ रहा है। मास तो नहीं बदलेगा, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि फोर्स होता है mv माइनस mu अपॉन t, लगा दो आपका आंसर आ जाएगा। फोर्स कितना है भैया 200 न्यूटन, मास कितना है भैया 50, तो 50 इंटू फाइनल वेलोसिटी तो पता नहीं, तो 50 इंटू v माइनस 50 इंटू u कितना है, u तो 0 है तो u तो 0 हो गया, ठीक, अपॉन t कितना है, t कितना है 4 सेकंड, तो 200 इक्वल 50v, ये तो माइनस का 0 तो माइनस 0 हो गया, कोई मतलब नहीं इसका, तो ये 0 बन गया, अपॉन का 4 को इधर निकालो, 50 को नीचे लाओ, तो 4 इंटू 200 अपॉन का 50 इक्वल टू v, 0 से 0, 5 से 4, 4 जा 16, तो ये क्या आ गया 16 मीटर पर सेकंड। होप सो ये आप लोगों को बहुत आसान लगने लग गया होगा, आज के बाद और आसान आप लोगों के लिए हो जाएगा। बहुत आसान था क्वेश्चन, दोबारा देख लो इस क्वेश्चन को, मैं दोबारा समझा देता हूं एक बार क्या बोलता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ब्लॉक है जो 200 न्यूटन उसके ऊपर क्या लगाया गया है, फोर्स लगाया, 50 केजी का था, 200 न्यूटन का फोर्स लगाया, इनिशियली रेस्ट पे था, तो 4 सेकंड के बाद में कितनी वेलोसिटी ले लेगा। देखो भैया 4 सेकंड के बाद कोई ना कोई वेलोसिटी तो लेगा, क्योंकि उसको धक्का दिया गया है तो वेलोसिटी तो लेनी पड़ेगी उसको। तो फोर्स क्या होता है mv माइनस mu बाय टी होता है, क्या होता है mv माइनस mu बाय टी, मतलब डेल्टा p बाय डेल्टा टी, मतलब चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मास की जगह क्या रख दिया 50 रख दिया, v फाइनल पता नहीं, u क्या था 0, अपॉन में 4 इधर इंटू किया और वो सोल्व कर दिया, जो इंटू में था, जो इंटू में था डिवाइड में आएगा, डिवाइड में था जो इंटू में चला गया और सोल्व हो गया, 16 मीटर पर सेकंड, प्लस में आ रहा है मतलब इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, फिफ्थ क्वेश्चन ये बोलता है कि टू ऑब्जेक्ट्स m1 एंड m2 आर मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन। जो दो ऑब्जेक्ट है m1 एंड m2, दो बॉल्स हैं जो m1 एंड m2 हैं, वो एक स्ट्रेट लाइन पे एक दूसरे को क्या कर रही हैं, एक जो बॉल है वो दूसरी वाली बॉल को क्या कर रही है, अप्रोच कर रही है। देखो डायग्राम में दिखा है आप लोगों को यहां से जो m1 है वो कितना है बच्चों 2 kg है, और वो 5 मीटर पर सेकंड से यहां से चलती हुई दिखाई है, और यहां पे जो m2 है, यहां पे जो m2 है वो आपकी क्या है भैया 3 kg है, और इसे दिखाया है यहां से इस डायरेक्शन में दिखाया है 2 मीटर पर सेकंड में, ठीक है। 2 मीटर पर सेकंड से दोनों एक दूसरे की तरफ क्या कर रही है, अप्रोच कर रही है। आफ्टर कोलिजन द ऑब्जेक्ट दीज ऑब्जेक्ट्स स्टिक टुगेदर, कुछ टाइम के बाद में ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाते हैं, आपस में स्टिक हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, मतलब दोनों को एक ऑब्जेक्ट माना जा सकता है, दोनों को एक ऑब्जेक्ट माना जा सकता है। तो ये कितना हो गया भैया 3 kg, और ये कितना हो गया भैया 2 kg, मतलब ये टोटल कितना हो गया 5 kg। और 5 kg होने के बाद में, 5 kg होने के बाद में व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट, जो कंबाइंड ऑब्जेक्ट होगा उसकी क्या वेलोसिटी होगी। देखो भैया वेलोसिटी मैंने इस डायरेक्शन में मान ली, अब मुझे नहीं पता कि ये दोनों टकराने के बाद में इस डायरेक्शन में जाएंगी या इस डायरेक्शन में जाएंगी, मैं कुछ नहीं कह सकता, मुझे कोई पता नहीं है इसका, मैंने इस डायरेक्शन में मान ली। अगर मेरा माइनस में आंसर आ जाएगा तो मैं कहूंगा भाई उधर जा रही थी,
क्लियर है? अगर माइनस में आ जाएगा तो मैं कह दूंगा कि उस डायरेक्शन में जा रही थी, प्लस में आया तो बल्ले बल्ले है इस डायरेक्शन में जा रही है। क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगी बात, ठीक है। तो क्या लगाएंगे भैया आप, इनिशियल मोमेंटम किसके इक्वल करेंगे, फाइनल मोमेंटम। मतलब क्या यूज कर रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन। क्या कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन। जो सिस्टम का पहले मोमेंटम था, जो सिस्टम का पहले मोमेंटम था वही सिस्टम का बाद में मोमेंटम होगा। तो पहले मोमेंटम क्या था, वही प्रॉब्लम है, वही निकालते हैं। आ जाइए निकालते हैं। तो पहले मोमेंटम ये डायरेक्शन क्या लेने वाले हैं, ये डायरेक्शन क्या लेने वाले हैं, प्लस लेने वाले हैं। ये डायरेक्शन क्या लेने वाले हैं, माइनस। ये मैं डायरेक्शन मासेस के लिए नहीं ले रहा हूं, मास कभी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है, ठीक है। मास तो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक। मैं ले रहा हूं वेलोसिटी के लिए, क्योंकि अगर ये जो फर्स्ट मास है मेरा वो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो मैं इसका मोमेंटम प्लस में लिखूं, इसका मोमेंटम प्लस में लिखूं, मुझे पता होना चाहिए। तो 2 into 5 लिख दूं, सिंपल है। 2 into 5 लिख दूं, प्लस लगा देता हूं। 3 into -2, बोलो 3 into -2 आएगा नहीं आएगा, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, माइनस है, तो इसका मोमेंटम माइनस में लिखना होगा, इसकी वेलोसिटी माइनस में लिखनी होगी। क्लियर? तो पी इनिशियल कितना बन गया, 10 प्लस माइनस 3 2 6, मतलब 4 किलोग्राम मीटर पर सेकंड इनिशियल मोमेंटम है सिस्टम का। इनिशियल मोमेंटम है 4 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, आपका इनिशियल मोमेंटम है सिस्टम का। अब फाइनल मोमेंटम भी वही होना चाहिए, तो फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फाइनल मोमेंटम हमने प्लस में कैलकुलेट कर लिया, बिकॉज हमने मान लिया है कि v क्या है, प्लस है। तो फाइनल मोमेंटम आपका बच्चों बनेगा, यहां से दोनों का मास कितना हो जाएगा, 5 kg 5v। क्लियर है, 5v। तो p इनिशियल इक्वल p फाइनल, तो 4 इज इक्वल्स टू 5v, 4 इज इक्वल्स टू 5v, तो v क्या आ जाएगा आपका 4/5। बस 4/5 मीटर पर सेकंड ही हमारा क्या है बच्चों, आंसर है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था ये, लग रहा था भारी, देखने में लग रहा था बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। और प्लस में वेलोसिटी आई है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में ही ऑब्जेक्ट 4/5 मीटर पर सेकंड से गया होगा। होप सो ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।